और सबसे पहली चीज, जैसे कि अकाउंट चैप्टर आप देख रहे हो, ये खाली अकाउंट्स नहीं है, अकाउंट्स, ऑडिट एंड ऑडिटर्स के नाम से है। तो पहले इसमें अकाउंट्स के प्रोविजन है, फिर इसमें ऑडिट के प्रोविजन है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि इसके ऊपर कौन से सेक्शन लागू होंगे। कंपनी एक्ट की अगर हम बात करें, कंपनी एक्ट में जितने भी सेक्शंस है वो सभी सेक्शंस आपको पता होने चाहिए, लगभग अप्रॉक्सीमेट में बता रही हूँ। एज ए स्टूडेंट आप जब क्वालिफाई हो जाओगे तो उसके बाद तो फिर आपको वर्किंग सेक्शंस के हिसाब से ही करनी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी करनी है। तो मेरी कोशिश है कि आपको सेक्शन का सीक्वेंस मैं बताऊं। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कि कंपनी एक्ट के अंदर टोटल 29 चैप्टर्स हैं और टोटल 470 सेक्शंस हैं। तो अगर हम अभी अकाउंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 1 से, और 1 के साथ साथ हम पहुंचते हैं कहां पे, सेक्शन 128 पर। किसी भी एक्ट का, किसी भी कानून का सेक्शन नंबर 1 कॉमन होता है, और सेक्शन नंबर 1 ये बताता है कि इसका नाम क्या है शॉर्ट में, और इसका कमेंसमेंट कब से हुआ, किस तारीख से लागू हुआ, और उसी के साथ साथ ये कहां कहां पर लागू होगा। सेक्शन का नाम होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, मतलब उसकी एप्लीकेबिलिटी बताई जाती है किस तारीख से और कहां कहां किस किस जगह पर ये लागू होता है। जनरली, आई एम सेइंग जनरली 99% जितने भी एक्ट होते हैं उनके सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशंस होती हैं। आप किसी भी एक्ट को पढ़ोगे, कॉमन प्रोविजन है, सेक्शन 2 में सारी क्या रहेंगी, डेफिनेशंस रहेंगी। और सेक्शन 2 को इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोला जाता है। सेक्शन 2 को इंटरप्रिटेशन क्लॉज इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेक्शन 2 का इस्तेमाल पूरे कंपनी एक्ट के दौरान होता है। जब हम कंपनी एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें पूरे में सेक्शन 2 का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सेक्शन 2 ये कहता है कि जब आप इस एक्ट को पढ़ोगे और इसमें जो टर्म आएंगी उनका मीनिंग सेक्शन 2 से लेना है। तो सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस दी होती है। जैसे हम अभी अकाउंट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें वर्ड आएगा ईयर, फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या, इसमें वर्ड आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या, इसमें वर्ड आएगा अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या। तो इट मींस जितने भी टर्म हम इसमें यूज करेंगे वो टर्म डिफाइन होंगे। तो जब भी कभी कोई एक्ट पढ़ते हैं तो एक्ट के साथ साथ हमें डेफिनेशंस को भी पढ़ना पड़ता है। क्लियर होगी बात। तो सेक्शन 2 तो सबको समझ में आ गया, और सेक्शन 2 हर चैप्टर के साथ यूज होता है। चाहे आप जनरल मीटिंग पढ़ो तो भी सेक्शन 2 पढ़ोगे, आप बोर्ड मीटिंग पढ़ो सेक्शन 2 पढ़ोगे, आप इनकॉर्पोरेशन पढ़ो सेक्शन 2 पढ़ोगे, किसी भी चैप्टर को उठा लीजिए, आप वाइंडिंग अप भी पढ़ोगे ना कंपनी एक्ट में तो भी सेक्शन 2 का इस्तेमाल किया जाएगा। सेक्शन 2 के अंदर टोटल 95 डेफिनेशंस दे रखी है, जो कि हमें कंपनी एक्ट में समय समय पे इंटरप्रिटेशन के टाइम पे मीनिंग लेना होता है। हम अपने पास से कोई भी मीनिंग नहीं ले सकते। सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 22 तक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो कंपनी बनाई जाएगी। तो सेक्शन 3 से लेके 22 तक के जो सेक्शंस है वो सारे कंपनी इनकॉर्पोरेशन से कनेक्टेड सेक्शंस हैं। अब 22 के बाद क्या आता है, 23 से लेके अब कंपनी बन चुकी है तो कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी। सेक्शन नंबर 23 से लेके और अप्रॉक्सीमेट 42 तक आपके प्रॉस्पेक्टस कैसे इशू कर सकते हैं, पैसे कैसे रेज कर सकते हैं, फंड क्या रेज कर सकते हैं, वो तमाम चीजें आपकी सेक्शन नंबर 42 तक दे रखी है। जैसे कि 42 अपने आप में इकलौता सेक्शन है प्राइवेट प्लेसमेंट का। फिर उसी के साथ साथ सेक्शन 43 आता है। सेक्शन 43 आपका आ जाता है शेयर्स कैपिटल का। अब फंड दो तरीके से रेज हो सकता है, वन इज अ इक्विटी, सेकंड वन इज अ डेट। मतलब एक हो सकता है ऑनर्स फंड और दूसरा हो सकता है बोरोड फंड। पहले ऑनर्स फंड के प्रोविजन है, बाद में बोरोड फंड के प्रोविजन है। सेक्शन नंबर किससे बताया था मैंने, जरा बताना, 43 से लेके और सेक्शन नंबर 71 तक। आपका जो सेक्शन 71 है वो डिबेंचर का सेक्शन है। अब 71 भी खत्म हो गया, 72 में नॉमिनेशन है। 73 बताइए किसका सेक्शन है, डिपॉजिट का। सेक्शन 73 में एक अमाउंट रेज करती है कंपनी जिसे डिपॉजिट बोलते हैं। तो सेक्शन 73 से लेके 76A तक डिपॉजिट के प्रोविजन है। अगर हम फिर से वापस जाएं तो अगर हम बैक चले तो 76A से 73 तक के डिपॉजिट, जो कि वो भी एक लोन है, पैसे का जुगाड़ कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रही है कंपनी।
या तो डिपॉजिट से या डिबेंचर से या शेयर से, और इनको इनवाइट करने के लिए क्या इशू करना पड़ता है? प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस के सेक्शन कहां से? 23 से लेके 42 तक, 42 पे खत्म हो जाते हैं। और फिर शेयर्स के सेक्शन 43 से लेके 70 तक, फिर 71 और 72 डिबेंचर से कनेक्टेड, 73 से 76 से डिपॉजिट। फिर भाई और बहनों आता है हमारा सेक्शन नंबर 77 से लेके 87, क्योंकि जब भी कभी हम बोरोविंग करते हैं तो बदले में हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है, राइट क्रिएट करना पड़ता है, तो वो आ जाता है हमारा चार्ज, सेक्शन 77 से लेके सेक्शन नंबर 87। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं सेक्शन 88। सेक्शन 88 रजिस्टर मेंटेनेंस की बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। 88 के बाद आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब आगे चलोगे तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्टेड सेक्शंस हैं, और हम पहुंच जाते हैं सीधा 96 पर। 96 से हमारी एजीएम के सेक्शन लागू होते हैं और खत्म होते हैं सेक्शन नंबर 122 पर। ये एजीएम के सेक्शन है। अब मुझे ये बताइए कि जब एजीएम होगी तो एजीएम में 4 इंपॉर्टेंट काम डिस्कस होंगे। क्या क्या बताइए? अड्डा, ए फॉर एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, एक तो अकाउंट्स अडॉप्ट किए जाएंगे, सीएसडब्ल्यूटी में भी पढ़ के आए हो, अकाउंट्स अडॉप्ट होंगे, डिविडेंड का डिक्लेरेशन होगा, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, और फिक्सेशन देयर रेम्यूनरेशन। बैक टू बैक यही सेक्शंस पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है, तो 122 पे तो एजीएम खत्म है, तो स्टार्ट कहां से होगा? 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री, तो सेक्शन 123 से लेके सेक्शन नंबर 127 तक क्लियर होगी। एक तो डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं एजीएम में, तो सेक्शन 123 से लेके 127 तक। दूसरा हमारा क्या होता है? अकाउंट्स का अडॉप्शन होता है, तो 128 से लेके 138 तक अकाउंट्स अडॉप्ट हो गए। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है 139 से लेके 148 तक, क्लियर होगी बात। उसके बाद अब हमारा ऑडिटर भी अपॉइंट हो गया। अब हमारा स्टार्ट होगा सेक्शन नंबर 149, जिसमें डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट, उनकी रेम्युनरेशन की बात करेंगे, और खत्म होगा सेक्शन नंबर 205 में। 205 लास्ट सेक्शन है, क्लियर होगी बात। अब ये कंपनी में सारे काम हो चुके। अब कंपनी गड़बड़ घोटाला करेगी तो कंपनी में इंक्वायरी इंस्पेक्शन होगा, तो स्टार्ट होगा सेक्शन नंबर 206 से और खत्म होगा सेक्शन 229 पे। अब स्टार्ट करेंगे कंपनी का मर्जर अमलगमेशन, स्टार्ट होगा 230 से, खत्म होगा 245 क्लास एक्शन सूट एंड ऑल दैट। यही आपका सिलेबस है। सीएस एग्जीक्यूटिव में 245 सेक्शन लास्ट सेक्शन है जो आपके सिलेबस में है। इससे ज्यादा आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना। इससे बेहतरीन तरीके से आप कंपनी लॉ को पढ़ भी नहीं सकते। ये बेस्ट सूटेबल तरीका है जिससे हम कंपनी एक्ट को पढ़ सकते हैं। इतना आइडिया हमें तब जाके लगता है जब हम वर्किंग करते हैं, लेकिन मैंने आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया। अब आप ये बता सकते हो कि ये सेक्शन कौन से चैप्टर का है, अगर सेक्शन भी याद ना रहे। क्लियर या ऑल क्लियर? तो हमें जो आज सेक्शन पढ़ना है वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 128 से लेके सेक्शन नंबर 138 तक। इसमें हमारा बंटवारा हो रखा है, 128 से लेके 138 मेरे हैं और 139 से लेके आगे। चलिए जी, तो अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और फिर दोबारा से हमारे सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है डेफिनेशंस, जो कि डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 12। क्या बोला मैंने? सेक्शन 2 क्लॉज 12, सेक्शन 2 क्लॉज 13, सेक्शन 2 क्लॉज 40, सेक्शन 2 क्लॉज 41। इसके ऊपर लिख लीजिए, लर्न करनी है डेफिनेशन। ये डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है। सेक्शन 2 क्लॉज 12, 13 to 40, 41 सारी डेफिनेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह, आपने तो कुछ निकाला भी नहीं, रजिस्टर पेन भी। हाँ जी, सेक्शन 2 क्लॉज 12 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर डिफाइन है बुक्स एंड पेपर्स। बुक्स एंड पेपर्स, बुक्स और पेपर, बुक्स एंड पेपर, बुक्स और पेपर। भाई और बहनों रजिस्टर वगैरह निकाल लो यार, कुछ पढ़ लो थोड़ा बहुत। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, सेक्शन 2 क्लॉज 12 डेफिनेशन ऑफ बुक एंड पेपर, बुक और पेपर। सेक्शन 2 क्लॉज 13 डेफिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन 2 क्लॉज 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज 41 फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन।
अब सुनिए जरा ध्यान से। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर को याद करने की टेक्निक मैंने सभी बच्चों को बता भी रखी है कि सेक्शन 2 तो कॉमन सेक्शन है डेफिनेशन का। अब बड़े ही सिंपल तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 41 मतलब 41 बोले तो क्या लाने के लिए? एकता लाने के लिए। क्या बोला मैंने? एकता लाने के लिए आया 41। एकता क्यों आ रही है? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, इट कम्स टू एन एंड ऑन 31 मार्च। और ये ईयर लगभग सभी कंपनीज को पालन करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। लेकिन उससे ऊपर जो आपको डेफिनेशन नजर आ रही है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो जस्ट ऊपर आप जाओगे तो क्या आ जाएगा आपका सेक्शन 2 क्लॉज 40 में? क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये नजर आ रहा है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो ये है आपका सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 40। तो सेक्शन 2 क्लॉज 40 के अंदर क्या हो गया बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 2 क्लॉज 41 में क्या हो गया? फाइनेंशियल ईयर। सेक्शन 2 क्लॉज 12 बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर, और 213 बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये दोनों डेफिनेशन बहुत अच्छी है और इनको हम इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रिटेशन सीखेंगे इनकी। उसके बाद बच्चों हमारा स्टार्ट होगा, जो सेक्शन स्टार्ट होंगे सेक्शन नंबर 128 से। सेक्शन नंबर 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी कैप्ट बाय कंपनी। सो जब भी हम कभी सेक्शन पढ़ते हैं तो हम ऐसे पढ़ते हैं सेक्शन 128 रीड विथ सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 13, क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 13 के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिफाइन किया है। तो जब हमारा पढ़ने का तरीका होता है तो हम कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि सेक्शन नंबर 128 रीड विथ सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 13, और साथ में हम यहाँ पे रूल्स की भी बात करेंगे। लेकिन अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और अभी मैं चैप्टर का सिर्फ रूट मैप समझा रही हूं। फिर से सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं सिर्फ चैप्टर का रूट मैप समझा रही हूं। सेक्शन 128 के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कंपनी को प्रिपेयर करनी है, कैप्ट करनी है एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। 129 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। 130 के अंदर रीओपनिंग की बात हो रही है, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स कोर्ट या ट्राइब्यूनल के कहने पे। 131 के अंदर वॉलेंट्री रिवीजन है। 132 के अंदर नफरा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नफरा इज द अथॉरिटी। 133 सेंट्रल गवर्नमेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब कर रखे हैं। 134 में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। फिर उसी के साथ साथ 135 आपके यहाँ पर नहीं है, सीएफएस की बात करेगा ये। 135 सीएसआर का सेक्शन है, और सीएसआर का सेक्शन यहाँ पर नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? उसका लॉजिक ये है क्योंकि सीएसआर अपने आप में एक चैप्टर इंसर्ट किया गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से। 135 वहां जाएंगे। 136 राइट ऑफ मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल विद आरओसी, जिसे हम बोलते हैं एनुअल फाइलिंग। और 138 के अंदर आपका इंटरनल ऑडिट है। सेक्शन 136 रीड विद सेक्शन नंबर 101 किया जाता है तो ज्यादा मजा आता है। मैम जी आपने कहां से कहां पहुंचा दिए, सुनो ध्यान से। सेक्शन 136 भी यही कहता है कि जितने भी कंपनी के मेंबर्स हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करने हैं? भेजने हैं 21 दिन के अंदर। और सेक्शन नंबर 101 भी यही कहता है कि कंपनी को जनरल मीटिंग का नोटिस भेजना है 21 दिन पहले। तो दोनों में 21 दिन का टाइम है, और दोनों कंपनी के मेंबर्स के अधिकार है। तो हम कह सकते हैं दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। कौन सा जरा बताना भाई और बहनों? सेक्शन नंबर 136 क्या कह रहा है कि ये कंपनी के मेंबर्स का अधिकार है 21 दिन पहले जनरल मीटिंग से 21 दिन पहले उनको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलने चाहिए। लेकिन क्यों मिलने चाहिए वो तो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी तो मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मैं रूट मैप बता रही हूं। बट सेक्शन 101 जो है कंपनी एक्ट का, वो एजीएम का सेक्शन है, और वो कहता है कि कंपनी के मेंबर्स का अधिकार है उनको 21 दिन पहले नोटिस मिलना चाहिए जनरल मीटिंग का। ये दोनों सेक्शन को रिलेट करते हैं और दोनों को हम एक साथ पढ़ सकते हैं। सेक्शन 136 रीड विद सेक्शन नंबर 101। यहां तक समझ में आई बात? आगे बढ़े, चलिए जी। तो हम जो है यहां तक अकाउंटिंग सेक्शंस को पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। हाँ जी, धीरे धीरे से एक बार बढ़िया से गाना गाते हैं, मोटिवेट होते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सभी को एक सुर में गाना है, और तो जो होगा देखा जाएगा। धीरे धीरे से मेरी, बोलो भाई, हिम्मत नहीं है? बराबर वाले को नहीं बोलना है, लॉ को बोलना है। बोलिए जल्दी से। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना,
आपके पास तो ना सुर है, ना ताल है, ना सेक्शन है, ना प्रोविजन है, कुछ नहीं है। हाँ बोलिए जल्दी से सारे बच्चे एक साथ, धीरे। अरे मुंह खोल लो भाई, अरे मुंह खोल लो। हाँ बोलो जल्दी से, धीरे। अरे बोलो धीरे। मतलब इतनी स्माइल पास कर रहे हो जैसे पता नहीं मैं किसके लिए गाना ये बोल रही हूँ। अरे लॉ के लिए गाना है गाना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में कौन आना, किसको, नाना को आना है। अरे लॉ की बात कर रहे हैं हम। तो चलिए एक बार सारे बच्चे मिलके बोलेंगे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। क्या? हाँ कुछ और नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ जी, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। शेयर होल्डर्स कंपनी को प्रोवाइड करते हैं कैपिटल। अगर हम बात करें शेयर होल्डर्स जो है कंपनी को क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों? कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। व्हाट डू मीन बाय द कैपिटल? कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। सेक्शन बताना तभी मजा आएगा। जब भी कभी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी दो तरीके से फंड रेज कर सकती है, देश से भी और विदेश से भी। क्या मैं सही बोल रही हूं? जब भी कभी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम उनसे पूछते हैं एज ए कंपनी सेक्रेटरी, ये बताइए पैसा डॉलर में चाहिए रुपीज में चाहिए? बोलते जी रुपीज में दिलवा दो। हमने कहा कोई टेंशन नहीं है। तो एज ए कंपनी सेक्रेटरी हमें कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक की नॉलेज होनी चाहिए अगर कंपनी को फंडिंग करानी है? तो सुनिए जरा ध्यान से, अगर ऑनर फंडिंग होनी है, अगर ऑनर फंडिंग होनी है या बोरोविंग करनी है, बोरोड फंड लेना है या ऑनर्स फंड लेना है, इसके लिए आपको एक आइडियल रेशियो भी ध्यान में रखना है। दैट इज अ 2:, आवाज नहीं, जोर से बोलिए, 2:1 का जो रेशियो है वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगर हम कानून की दाव पेच की बात करें तो हमें प्रोस्पेक्टस के सेक्शंस की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लास। भाई जोर से बोला करो यार, मोटिवेट करो प्लीज मुझे, क्योंकि मुझे आपको देख के ही मोटिवेशन मिलता है। जब आप जवाब देते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अब तो आप आग लगा दोगे। हाँ जी बताइए जल्दी से, सेक्शन 2 क्लास, सबकी आवाज आनी चाहिए, सेक्शन 2 क्लास 68 प्राइवेट कंपनी का है। एंड आप प्राइवेट कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी एंड प्राइवेट कंपनी इज इंटरेस्टेड टू रेज फंड फ्रॉम पब्लिक, देन अब बताइए क्या किया जाए, कौन से सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट कंपनी के लिए फंड का अरेंजमेंट किया जाए? क्या प्राइवेट कंपनी आम जनता से पैसे इकट्ठे कर सकती है दीदी? बहुत गुस्सा आ रहा मुझे, बहुत ज्यादा। अगर तुमने कहीं जाकर ये बात बोली तो ये बोल देना, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ CS प्रीति सिंह। भाई मेरी नाक कटवा दोगे तुम। सेक्शन 2 क्लॉज 68 क्या बोलते, जरा बताना जरा साफ साफ। प्रोहिबिशन, क्या बोलते हैं? बोलो बोलो जल्दी। हाँ जी जोर से बोलो, और जोर से बोलो। प्रोहिबिशन, बैन है, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ इशू एंड इनवाइट, दोनों चीजों के लिए बैन है। ना इनवाइट कर सकते ना इशू कर सकते। क्या? सिक्योरिटीज, किसको? पब्लिक को। तो वो तो कहानी यहां शुरू होने से पहले जिंदगी खत्म प्राइवेट कंपनी की। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी तो चाहकर भी फंड रेज कर ही, बहुत बढ़िया। लेकिन कंपनी को तो पैसे की जरूरत होती है भैया, कंपनी को तो पैसे की जरूरत होती है। क्या प्राइवेट कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है? आंसर इज यस। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, शेयर होल्डर बोलते हैं कि भाई तुम ये पकड़ो पैसे और इस पैसे से जरा बिजनेस करो। कि बिजनेस करे कि हाँ ये पकड़ो पैसे और पैसे से क्या करो? बिजनेस करो। और बिजनेस करने के बाद, सारे खर्चे काटने के बाद अगर कुछ बचता है तो आप हमें देना, नहीं तो भम भम बोले। मतलब कि अगर पैसे बचे तो आप हमें डिविडेंड दे देना, क्योंकि पैसे बचेंगे तो ही डिविडेंड मिलेगा। आप सभी जानते हो कि डिविडेंड तभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जब कंपनी के पास क्या होते हैं? प्रॉफिट्स होते हैं। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अब पढ़े लिखे बच्चों, आप अनपढ़ नहीं हो, तो इसका मतलब प्रॉफिट्स होंगे तो ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, अदरवाइज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट। क्या ये बात सही है? अब सुनो जरा ध्यान दो। कंपनी ने कहा ठीक है, मैं बोल सकती हूं शेयर होल्डर्स आर पेशेंस होल्डर्स। शेयर होल्डर पेशेंस होल्डर्स हैं और पेशेंस मेंटेन करते हैं, यस और नो? अब भैया आप मुझे एक बात बताइए, जितने ज्यादा प्रॉफिट होंगे
उतना ज्यादा डिविडेंड होगा। हाँ जी बताइए जल्दी से, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा डिविडेंड, जितना कम प्रॉफिट उतना कम डिविडेंड। अब सुनो अगली बात सुनना, अगली बात सुनना, जितने ज्यादा एक्सपेंसेस उतना कम प्रॉफिट। हेलो, क्या मैंने सही बोला? जितने ज्यादा एक्सपेंसेस उतना कम प्रॉफिट, और जितने कम एक्सपेंसेस उतना ज्यादा प्रॉफिट, और जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा डिविडेंड। बस पॉइंट मिल गई पे। हमने कहा भाई और बहनों, हम खर्चे इतने ज्यादा दिखाएंगे कि प्रॉफिट बचेगा नहीं, क्योंकि अकाउंट्स मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अभी हम देखेंगे यहां पे। तो इसका मतलब क्या वो पागल बना सकते हैं? बोलिए ना, क्या वो पागल बना सकते हैं? क्या वो बेवकूफ बना सकते हैं? क्या वो फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कर सकते हैं? क्या वो विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं? इट मीन्स सुनिए जरा ध्यान से। पहली चीज, पहले लेवल पर कंट्रोल करिए। कि पहले लेवल पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होंगे वो एज पर AS3 होंगे, एज पर रूल्स होंगे, एज पर रेगुलेशन होंगे। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन करना है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात सुनिए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइंड होंगे। क्या होंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइंड। पढ़ेंगे सारी चीजें सेक्शंस में, ठीक है। इसका मतलब जो साइन करेगा सारी जिम्मेदारी उसकी होगी। अगर उनमें गड़बड़ मिली तो जिम्मेदारी किसकी है? उसकी, जिसने क्या किए? साइन किए। ऐसी स्थिति में बच्चों, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे जो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए, क्या आंख बंद करके विश्वास कर लिया जाए? भाई और बहनों जल्दी बताइए, क्या आंख बंद करके विश्वास कर ले? इसका मतलब हम आंख बंद करके विश्वास, तो क्या करना चाहिए? क्या इनकी चेकिंग करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए? आप ये बताइए, क्या हर व्यक्ति को अकाउंट्स की नॉलेज है? क्या हर इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना जानता है? क्या हर इन्वेस्टर को एसेट्स लायबिलिटी की नॉलेज है? आंसर इज नो। कोई नॉन कॉमर्स फील्ड का भी हो सकता है। तो हम तो यहाँ पे सिर्फ राय जानना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी कभी कोई टेस्ट कराने जाते हैं तो मेडिकल लैंग्वेज होती है, बट लास्ट में एक नोट होता है ना, जो लास्ट में इंप्रेशन लिखते हैं। इंप्रेशन क्या है? मतलब और तो सब उसमें आपकी यूनिट्स होती हैं, कितनी से इतनी प्लेटलेट्स इतनी होनी चाहिए, ये ब्ला ब्ला, वो हमारी समझ से बाहर होता है। लेकिन उसके नीचे एक इंप्रेशन होता है जो लास्ट में कंक्लूजन होता है, वो जनरली सभी पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है BOD के द्वारा, और उसके बाद उनको हमें कराना पड़ेगा चेकिंग। और चेकिंग कौन करेगा? जल्दी बताओ, आवाज आनी चाहिए पीछे से। चेकिंग कौन करेगा? इट मींस ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे या शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे? जोर से बोलो। ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय BOD और शेयर होल्डर्स? ऑफ कोर्स शेयर होल्डर्स, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो कुछ कहानी ऐसी हो जाएगी, आपने खुद ही टेस्ट दिया और खुद ही चेक कर लिया। इट मींस यहां पे ऑडिटर का न्यूट्रल पर्सन होना बेहद जरूरी है। इसीलिए बच्चों, एक ही ऑडिटर पिछले 20 साल से हमारी अकाउंट्स को ऑडिट कर रहा है, तो वो ऑडिटर कम रिश्तेदार ज्यादा हो जाता है। यस और नो? इसीलिए आप पढ़ोगे ऑडिट में आगे जाके रोटेशन होता है। रोटेशन सुना आपने? रोटेशन होता है, रोटेशन, कि भैया चल चल आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इट मींस एक फर्म, एक ऑडिटर लगातार कुछ सालों तक ऑडिट नहीं कर सकता। 5 साल का टर्म दे रखा है उसमें। तो इट मींस यहां पे जो ये सारे प्रोविजन है, ये सारे प्रोविजन है, आपको जब हम सेक्शन नंबर 136 पढ़ेंगे तो अभी मैंने चैप्टर नहीं पढ़ाया, मैं फिर से कह रही हूं, अभी तो हम बातचीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी हम बातचीत करें, अभी बच्चों के माइंड में प्रोविजन को सेट कर रहे हो, ऐसे हु हा हु सुम। सुनिए जरा ध्यान से। तो इट मींस यहां पे 136 में क्या कहता है? 136 कहता है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनका अधिकार है अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेने का, या ऑडिटेड? ऑडिटेड मतलब जो ऑडिट हो चुके हैं, ताकि वो अपने घर बैठ के उनको पढ़ सके, पढ़वा सके, समझ सके। दूसरी चीज, वो अकाउंट्स जो है बिना शेयर होल्डर की मर्जी के आगे नहीं बढ़ सकते, फाइनल नहीं हो सकते, वो अडॉप्ट किए जाते हैं बाय द शेयर होल्डर्स इन दी जनरल मीटिंग। कहां पे जरा बताना? जनरल मीटिंग में। अब जब उनका अडॉप्शन होता है तो रिजोल्यूशन पास होता है, सबसे पूछा जाता है आर यू एग्री फॉर अडॉप्शन, दीज आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या आप इसके लिए एग्री हो? तो शेयर होल्डर हाथ उठ रहे, यस एग्री, यस एग्री, आई एम नॉट एग्री, आई एम डिसएग्री, आई एम एग्री। तो ऐसे करके उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया जाता है? अडॉप्ट किया जाता है।
अगर आपको बात हजम हो रही है, इतने खर्चे, इतने खर्चे, इतना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, इतना लॉस, इतना डिविडेंड, इतना डिविडेंड, इट मीन्स वहां पे सबसे सबसे जिनसे पैसे इकट्ठे किए उनको बुलाया जाता है और उनको क्या जाता है, नोटिस, क्या जाता है, चलो बुलावा आया है और कंपनी ने बुलाया है। इट मीन्स आप मेरी बात सुनिए, अब यहां पे जो अकाउंट्स की प्रोविजन है, शेयर होल्डर जब कंपनी को पैसा देते हैं तो उनका अधिकार होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली चेक कर ले। तो इसीलिए लॉ ये कहता है कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे उसका एक फॉर्मेट होगा और उसकी एक प्लेस होगी जहां पे वो रखे जाएंगे, और वो कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकती है या फिर कोई रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कोई और प्लेस हो सकती है, परंतु वो थाईलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका नहीं हो सकती, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, इंडिया होनी चाहिए। आर यू गॉट द पॉइंट? तो अब हम यहां पे आगे पढ़ते चले, क्या कहना चाह रहा है, ऑल ऑफ देम कैन नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजिंग ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी। हमने कहा बिल्कुल सही, जो शेयर होल्डर से बेचारे पैसे देकर रोज रोज कंपनी के अफेयर्स में को मैनेज नहीं कर सकते, बट दे हैव राइट टू नो हाउ देयर मनी हैज बीन, लेकिन उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि इस पैसे का हो क्या रहा है, क्या कमाया, क्या बचाया और क्या गवाया। इसके लिए क्या किए जाते हैं, कुछ कंपल्सरी डिस्क्लोजर्स होते हैं through annual capital running for business, shareholder by the directors about working and financial position of company and exercise more intelligent purposeful control over the affairs of company. For preparation of annual accounts, maintenance of proper accounts is a must. चलिए जी, अच्छा तो अब हम चलते हैं और हम पढ़ेंगे सबसे पहला 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 सेक्शन। पहले तो सेक्शन पढ़ेंगे, फिर लिंक करेंगे किसके साथ बच्चों, फिर लिंक करेंगे डेफिनेशंस के साथ। चलिए जी, सेक्शन नंबर 128, और यहां एक एक सेक्शन का एक एक सब सेक्शन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। तो ये स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है ये है बेयर एक्ट। क्या है ये बच्चों, बेयर एक्ट। बड़े ही ध्यान से सुनो, सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, एवरी कंपनी, और शब्द को ध्यान देना, शब्द कहता है एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर। तो पहला वर्ड क्या यूज किया गया, प्रिपेयर। दूसरा वर्ड क्या यूज किया, कीप। One is a prepare, second one is a keep at its registered office। कहां पर, रजिस्टर्ड ऑफिस। देखो एक वर्ड यूज किया प्रिपेयर और दूसरा वर्ड क्या यूज किया, कीप, एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या जरा बताना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर से दो वर्ड देखिए क्या यूज किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीन बातें होगी यहां पे। यस देखिए जल्दी से, तीन बातें क्या क्या जरा बताना। हाँ जी, सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर हर एक फाइनेंशियल ईयर के, जो कि कंपनी को क्या देंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू अबाउट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी, इंक्लूडिंग, साथ में किसको कवर किया, ब्रांच ऑफिस या ऑफिसेस इफ एनी। और उसी के साथ अगर हम यहीं पर होल्ड कर दें, कोमा यूज हुआ है, यहीं पर होल्ड कर दें, और मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या सेक्शन नंबर 128 सबसेक्शन 1 इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द कंपनीज ब्रांच ऑफिस एंड ऑफिसेस? बताइए सारे बच्चे, क्या सेक्शन नंबर 128 सबसेक्शन 1 इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द कंपनीज ब्रांच ऑफिस? और इन्होंने यहां पे एक बात साफ बोली है कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या मैं बोल सकती हूं ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनी के बुक्स एंड पेपर्स, मैं बोल सकती हूं ब्रांच के बुक्स एंड पेपर्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको कहां पर मेंटेन करने हैं, कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस पर, कंपनी के, इसका मतलब ब्रांच ऑफिस को भी कहां मेंटेन करने हैं, कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस पर। परंतु अगर हमारी ब्रांच लंदन में है, अगर हमारी ब्रांच लंदन में है, ऐसी स्थिति में बुक्स एंड पेपर्स और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप इंडिया लेकर आओगे और यहां पर मेंटेन करोगे। क्या ये सही, ये सेक्शन तो यही कह रहा है ना, सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 ने तो यही बोला। क्या बोला जरा बताना, कि दिस सेक्शन इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द ब्रांच ऑफिस, और एज पर दिस ब्रांच ऑफिस को भी अपने बुक्स एंड अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पर रखने हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस। तो अगर हमारी ब्रांच ऑफिस लंदन में है तो भाई हम दौड़ दौड़ जाएंगे, लंदन से इंडिया आएंगे, फिर रखेंगे, फिर वापस जाएंगे हर फाइनेंशियल ईयर के? क्या हम बस ऐसे ही करते रहेंगे? या लॉ मेकर ने थोड़ा दिमाग लगाया होगा? सच्ची में मुच्ची में, सच्ची में मुच्ची में। ये देखिए
ये देखिए जरा, सबसेक्शन 2 इज एक्सेप्शन ऑफ सबसेक्शन 1। अभी मैंने सबसेक्शन 1 पूरा नहीं पढ़ाया, अभी तो मैं लिंकिंग कर रही हूं, जरा सुनो ध्यान से। सबसेक्शन 1 इज एक्सेप्शन ऑफ, सॉरी सबसेक्शन 2 इज एक्सेप्शन ऑफ सबसेक्शन 1। ऐसे मत देखो, नजर लगाओगे क्या? देखिए आगे क्या कहता है, वेयर कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, या फिर इट शैल बी, मान लिया जाएगा, इट शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। लेकिन कब? इफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन ऑफ ब्रांच ऑफिस, मतलब जो किससे कनेक्टेड ट्रांजैक्शंस हैं, ब्रांच ऑफिस, आर केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस और दैट ऑफिस, दैट ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस, आवाज आनी चाहिए, दैट ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस कहां बोला था? 1 में, लेकिन यहां कहां मेंटेन कर रहे हैं? दैट ऑफिस, जो ब्रांच ऑफिस है वही मेंटेन करो। एंड अ समरी रिटर्न आर सेंट बाय ब्रांच ऑफिस टू द कंपनी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस और अदर प्लेस, अगर अदर प्लेस है तो। अब यहां पे मैं ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगी, मैं वापस फिर सबसेक्शन 1 पे जाऊंगी, लेकिन अभी मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर रही हूं। पॉइंट नंबर 1, क्या सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 is also applicable to a branch office? Answer is yes. Branch office may be in India, branch office may be outside India, doesn't matter, but section 128 is applicable to same. But again if we are concerning about subsection 2 में कहा, मान लिया जाएगा अगर ब्रांच ऑफिस जहां पर है, और मैं फिर इससे कनेक्टेड आपको केस स्टडी भी समझाऊंगी, जो आपके एग्जाम में केसेस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो भी समझेंगे। इसका मतलब इन्होंने कहा कि आपकी जो ब्रांच ऑफिस अगर आउटसाइड इंडिया है या इंडिया में भी है, एक बात और भी है, मान के चलिए कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है और कंपनी की ब्रांच ऑफिस हैदराबाद में है, तो क्या हैदराबाद वाले जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स है, वो दिल्ली रजिस्टर्ड ऑफिस पे लाओगे, हैदराबाद ही बनाओगे? दिल की बात, मन की बात, भाई मोदी जी भी मन की बात करते हैं, आप अपनी मन की बात बताओ। गुड़िया आप बता दो, मैंने क्या कहा, सुनो मेरी बात ध्यान से। कंपनी की हेड ऑफिस जो है, रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है और कंपनी की ब्रांच ऑफिस हैदराबाद में, इंडिया के अंदर ही है, इट में भी पॉसिबल हैदराबाद में है, तो जो हैदराबाद ब्रांच ऑफिस के ट्रांजैक्शंस हैं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वही मेंटेन करोगे, दिल्ली लेकर आओगे? बोलिए भाई और बहनों, आपसे पूछ रही हूं मैं, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। दिल्ली मेंटेन करोगे या हैदराबाद मेंटेन करोगे? या तो दिल्ली बोलो हैदराबाद, एक बात बोलो, दिल्ली वाले कितने बच्चे हैं? दिल्ली 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 वाले बच्चे, हैदराबाद 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 हैदराबाद, भाई हैदराबाद करेंगे यार। उसने साफ साफ तो बोला चाहे आपकी ब्रांच ऑफिस इंडिया में या आउटसाइड इंडिया। अब आप दिल में बह गए, आप मतलब भावनाओं में बह जाते हो। मैम देखिए, अब देखिए बच्चे क्या सोचते हैं। मैम जैसे कि लंदन की बात करें तो वहां जाना तो बड़ा महंगा पड़ेगा, हवाई जहाज से जाना पड़ेगा या पानी के जहाज से जाना पड़ेगा। अब हैदराबाद तो इंडिया में ही है, तो हम बस यही करते रहेंगे, वहां से इधर उठाएंगे, इधर पहुंचेंगे, इधर से उठाए। भैया सेक्शन ने यही बोला है कि आप वही मेंटेन करो। बस एक काम कर दो, क्या, समरी रिटर्न पीरियोडिकली फाइल कर दो, समरी रिटर्न पीरियोडिकली फाइल कर दीजिए। अभी मैंने ये नहीं बताया कि आपको मेंटेन किस मेथड से करने, क्या करना है, ये भी नहीं बताया। अभी मैंने एक और क्वेश्चन बाकी है, एक एक्सेप्शन और सुनिए। आपके कंपनी सेक्रेटरी, आप एक्स लिमिटेड के कंपनी सेक्रेटरी हो, आपके बोर्ड ने एक बात डिसाइड करी कि भैया वो जो दिल्ली है ना, यह हमारी रजिस्टर्ड ऑफिस है, लेकिन यहाँ पे तो भैया ये तो झीलों का शहर बन गया और यहाँ तो भैया पानी पानी रहता है, पानी पानी। एक काम करते हैं, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी शेयर होल्डर इंस्पेक्ट करने आते हैं, चेकिंग करने आते हैं, उन्हें तैर के आना पड़ता है, स्विमिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए हम एक काम करते हैं, अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स हैं, उनको जो हम मेंटेन करेंगे मेरठ में मेंटेन करेंगे। मेरठ बड़ा सुंदर शहर है, बड़ा सुंदर शहर है, हम वही मेंटेन करेंगे। तो अब ये बताइए, क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? कितने बच्चे कहते हैं ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए जी, ये देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अगर ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन क्या कहता है प्रोविजो, जरा सुनो। मैंने आपको इंटरप्रिटेशन सिखाई और मैंने कहा जब भी कहीं प्रोवाइडेड वर्ड यूज होता है सेक्शन के बाद, तो समझ जाइए वो कुछ खटकाना चाह रहा है। कहता है
provided that all or any of books of accounts aforesaid and other क्या बोला, relevant paper may kept at such other place in India. और ये मैंने ब्लू कलर से डार्क कर रखा है, इन आई लव माई, और ये मेरा, और सिर्फ क्या, इंडिया के बाहर नहीं मेंटेन कर सकते. आगे सुनो, एज द, कौन डिसाइड कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसाइड, वेयर सच डिसीजन इज टेकन, कंपनी शैल, क्या वर्ड यूज किया, कंपनी शैल, विद इन हाउ मेनी डेज, 7 days thereof, file with registrar a notice in writing, full address of that place, full address of that place. अब सुनो मेरी बात, इसका मतलब अगर हमारी ब्रांच ऑफिस लंदन में है और ब्रांच ऑफिस से कनेक्टेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लंदन में मेंटेन कर रहे हैं, तो समरी रिटर्न हम कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजेंगे या वहां भेजेंगे जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं. पहले मेरा क्वेश्चन सुनो, पहले मेरा क्वेश्चन सुनो, सुनो सुनो ध्यान से, धीरे धीरे सुनो यार, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मेरी बात सुनिए. हमने कहा हमारी ब्रांच ऑफिस सिचुएटेड इन लंदन है एंड द कंपनी इज रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली. सो ब्रांच ऑफिस पे मेंटेन कर रहे हैं, सबसेक्शन 2 के तहत वही मेंटेन कर रहे हैं, बट समरी रिटर्न फाइल करेंगे तो समरी रिटर्न फाइल रजिस्टर्ड ऑफिस पे की जाएगी या जहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वहां. सोच समझ के आंसर देना है सब बच्चों को. सपोज हमने मेरठ एग्जाम्पल ले लिया, तो बताइए मेरठ मेंटेन, मेरठ भेजेंगे या दिल्ली भेजेंगे, मेरठ मेरठ मेरठ, मेरठ वाले हाथ उठाओ, मेरठ वाले हाथ, और दिल्ली वाले हाथ उठाओ. अरे कोई कुछ ऐसे नोट, ना दिल्ली ना मेरठ, हम बीच वाले हैं. हाँ जी, दिल्ली वाले हाथ उठाइए, दिल्ली वाले. दिल्ली में आपकी ब्रांच ऑफिस लंदन में, आप लंदन में ही रहते हो, आप वहीं सेटल हो गए, वहीं बच्चे बीवी सब वहीं हैं आपके. आप बताइए, अब ये बताओ, लंदन से आप दिल्ली भेजोगे या मेरठ भेजोगे? कंपनी की रजिस्टर ऑफिस दिल्ली में है, सुन लीजिए ध्यान से, दिल्ली या मेरठ? दिल्ली वाले हाथ उठाओ और मेरठ वाले हाथ उठाओ. मम्मी देखना जरा यहां क्या लिखा है, सेंट बाय ब्रांच ऑफिस टू द कंपनी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे या फिर अदर प्लेस रेफर टू इन सबसेक्शन 1 प्रोविजो. समझ में आई मेरी बात? नहीं आई? या फिर जहां पर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं एज पर सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 का प्रोविजो जो कह रहा है. गॉट द पॉइंट एवरीबडी? तो दिल से नहीं दिमाग से खेलना है, यहां साफ साफ यही बात लिखी है. क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए अब फिर वापस चलते हैं, हम सेक्शन नंबर 128 के अंदर, सेक्शन 128 के अंदर सबसेक्शन 1 के अंदर. सबसे पहले इन्होंने बोला बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हमने कहा जी, अभी मैं इसकी क्रक्स समरी भी दिखाऊंगी आपको. पहले ये बताइए कि व्हाट डू मीन बाय द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अच्छा, मैं आपसे अभी मैंने पढ़ाया नहीं, मैं ऐसे पूछ रही हूँ, मैं ऐसी नॉर्मल सेंस में पूछ रही हूँ. टाइम लगेगा, इस सेक्शन को टाइम लगता है, ये बेसिक सेक्शन है और इसको क्लियर होना जरूरी है. इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं कराऊंगी. सुनो, कीप क्वाइट, हेलो, नो दीदी प्लीज. अब सुनो मेरी बात, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बुक्स एंड पेपर्स, बुक्स एंड पेपर इज अ ब्रॉडर टर्म और बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज अ ब्रॉडर टर्म? क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में मिनट्स भी आएंगी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिनट्स आनी चाहिए कंपनी की, एंड बुक्स एंड पेपर में, बुक्स एंड पेपर इज अ ब्रॉडर टर्म एक्चुअली. चलिए तो इंटरप्रिटेशन करते हैं. आइए भाई और बहनों, सेक्शन 2 क्लॉज 12 कहना चाह रहा है बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन, और कहता है इंक्लूड्स बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स ऑफ अकाउंट तो आ ही जाएगी, साथ में डीड्स बोला, डीड मतलब जितने भी एग्रीमेंट साइन किए वो भी आ जाएंगे. वाउचर्स बोला, राइटिंग्स डॉक्यूमेंट्स बोला, मिनट्स रजिस्टर्स मेंटेन ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो देखो डॉक्यूमेंट्स भी आ गए इसमें, डीड्स आ गई, वाउचर आ गए, मिनट्स भी हैं इसमें. मिनट्स इज अ समरी रिटर्न, समरी ऑफ मीटिंग्स, मिनट्स भी आ गई हैं. रजिस्टर मेंटेन ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये भी आ गया है. इट मीन्स लगभग सारी चीज कवर हो गई है. लगभग क्या कवर हो गई है? सारी चीज कवर हो गई है. इट मीन्स अगर कोई इंस्पेक्शन करना चाहता है, अगर मेंबर्स इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, आपके अंदर तक का दिमाग खोल देगा ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ.
अंदर वाला जो माइंड है ना आपका, वो भी खुल जाएगा इससे। और सोच के जवाब देना, क्या कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, वो बुक्स एंड पेपर्स इंस्पेक्ट करेंगे या बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करेंगे? सोचना, समझना और उसके बाद ही जवाब देना। अगर बिना सोचे समझे जवाब दोगे तो दिक्कत होगी। सोचना, समझना और फिर जवाब देना। सोच समझ के रिप्लाई करना, सोचना समझना और फिर रिप्लाई करना। हाँ जी बच्चों, बुक्स एंड पेपर, बुक्स और पेपर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बुक्स एंड पेपर्स? क्या बुक्स एंड पेपर्स भी दिखा देंगे उन्हें? वाउचर्स भी दिखा देंगे? लो वाउचर चेक कर लो आपके हिसाब से। बहुत बढ़िया, आगे देखिए इधर। लेकिन अब हम यहां पे एक चीज समझने जा रहे हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 13, सेक्शन 2 क्लॉज 13, बुक्स ऑफ अकाउंट, ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है। कहते हैं रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, जो भी पैसा आपने रिसीव किया है, क्या किया है, या फिर कोई भी पैसा आपने एक्सपेंड किया है, या तो कोई पैसा आया है या कोई पैसा गया है। दूसरा सुनो, एक्सपेंडेड बाय कंपनी एंड मैटर इन रिलेशन टू विच रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंपनी, जो भी आपने सेल करी है, जो भी आपने परचेज करी है, उसी के साथ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ कंपनी, आइटम ऑफ कॉस्ट एज में स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 148। तो देखिए, अब सुनिए मेरी बात। मिनट्स, क्या मिनट्स जो हैं, क्या डीड्स जो हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट में आ जाएंगी? अकाउंट का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यस और नो? तो यहाँ जो रिकॉर्ड हो रहा है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हो रहा है, ना कि आपकी डीड का, एग्रीमेंट का, वाउचर, ये सारी चीजें नहीं आ रही इसमें। यहाँ इन टर्म्स ऑफ पैसे जो आप काउंट कर सकते हो वो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में आता है, अदरवाइज और सारी चीजें किस में आ जाती हैं? बुक्स एंड पेपर्स या बुक्स और पेपर में आ जाती हैं। क्लियर या ऑल क्लियर? यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 40 के अंदर डिफाइन किया गया। सेक्शन 2 क्लॉज 40 में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफाइन किया तो इन्होंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। और ये बात मैं पहली क्लास में ही आपको सिखा देती हूँ। एक इंट्रोडक्शन क्लास होती है जो हर बच्चे को देखना चाहिए कि इंक्लूसिव डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन, जब इंटरप्रिटेशन सीखते हैं तो पहला पॉइंट क्या है? बैलेंस शीट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएंगी? बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल। यहाँ गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देके आपकी कुछ कंपनीज को, जैसे कि हम बात करें स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, इन सभी कंपनीज को एग्जाम्पशन दे रखी है कि जब ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो नो नीड टू अटैच द कैश फ्लो स्टेटमेंट, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है। ये थी बच्चों हमारी कुछ डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज 12, सेक्शन 2 क्लॉज 13 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 40 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 41। 41 के अंदर हमारा फाइनेंशियल ईयर डिफाइन किया। जनरली अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड कम्स टू एंड 31 मार्च। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है और उसकी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है और उनको वहां पे कंसोलिडेशन करना है, मतलब अपनी कंपनी का, इंडियन कंपनी का और फॉरेन कंपनी का मिला के अकाउंट्स बनाना है, और ऐसी स्थिति में अगर वो इंडियन कंपनी का फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहते हैं तो कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन से क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? उसी के साथ साथ हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और अब यहाँ पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट की बात हुई, बुक्स एंड पेपर्स की बात हुई, वो था हमारा सेक्शन नंबर 128 सबसेक्शन 1। अब सुनो धीरे धीरे, क्या हर एक फाइनेंशियल ईयर का मेंटेन करना है? सुनिए ध्यान से, हर एक फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या? इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड कम्स टू एंड 31 मार्च, विच गिव अ ट्रू मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू एंड फेयर व्यू? व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रू एंड फेयर व्यू? ट्रू एंड फेयर व्यू इज ऑल्सो डिफाइंड हियर। नाउ पहले हम ट्रू एंड फेयर व्यू की बात करते हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू किसे बोलते हैं। दिस इज अ ट्रू एंड फेयर व्यू, दिस इज अ ट्रू एंड फेयर व्यू।
ये देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी और कंपनी कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज नोटिफाइड इन द सेक्शन नंबर 133 एंड शैल बी इन द फॉर्म एज मे बी प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज। फिर से सुनिए, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। इट मीन्स यहां पे इन्होंने कहा कि कंपनी को क्या देना है, ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू का मतलब क्या होता है, सच, फेयर व्यू। और जब भी कभी कोई कंपनी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है तो एज पर सेक्शन नंबर 133 जो प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनका पालन करना पड़ता है। मैंने कहा था एक तो स्टार्टिंग में कंट्रोल लगाया। स्टार्टिंग में कंट्रोल कैसे, जिस समय अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं उसी समय घपला ना हो। और उसी समय घपला कब नहीं होगा, अगर उनको नियम के साथ बनाया जाएगा। क्या मैं सिंपल भाषा में, आम भाषा में बोल सकती हूँ कि भाई जिस समय अकाउंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं, उस समय वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे। ट्रू एंड फेयर व्यू का इन्होंने एक फॉर्मेट बताया, आपको इस फॉर्मेट में बनाना है और आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन करते हुए बनाना है। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन होगा तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम चांसेस, फ्यू चांसेस होंगे फ्रॉड होने के, फ्यू चांसेस होंगे विंडो ड्रेसिंग होने के, क्योंकि उनका अपना कंट्रोल है। अगर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं कि आपको इनका पालन करते हुए ही क्या करना है, अकाउंट्स बनाने हैं। तो जब इनका पालन होगा तो बहुत फ्यू चांसेस होंगे। लेकिन फिर उसके बाद एक और कंट्रोल रख दिया। एक और कंट्रोल क्या है, दूसरा कंट्रोल बताओ क्या है, जल्दी बताओ फटाफट। पहला कंट्रोल एस, दूसरा कंट्रोल, ठीक है, तीसरा कंट्रोल चेकिंग करवानी है किससे, बोलो जल्दी, ऑडिटर से। ऑडिटर भी तो गड़बड़ कर सकता है, तो ऑडिटर के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बना रखे इंस्टीट्यूट ने, ICAI ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बना रखे। जब सीए कोर्स में बच्चे सीए करते हैं तो उनको प्रॉपर आपका ऑडिटिंग के नाम से 2 बार पेपर पढ़ाया जाता है, फर्स्ट लेवल पे भी, सेकंड लेवल पे भी, मतलब सीए फाइनल में भी, सीए इंटर में भी, दोनों लेवल पे ही आपको बच्चों को ऑडिटिंग पढ़ाई जाती है और बहुत डीप ऑडिटिंग पढ़ाई जाती है। इसका मतलब ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो उनको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का भी पालन करना पड़ेगा। क्लियर या ऑल क्लियर? अब एक और बात सुनिए, यहां आके फिर भी घपला हो गया, अब क्या रास्ता है आपके पास? हम कहते हैं ऑडिटर भी मिल गया, ऑडिटर ने भी ऑडिटिंग सही से नहीं करी, अपना ऑब्जर्वेशन सही नहीं दिया, अब आपके पास क्या रास्ता है? सेक्शन के हिसाब से बताना, और विद सेक्शन दिमाग को चलाओ। देखो अब दौर ये आ गया है कि अब मैं आपको बहुत ऊंचे लेवल तक लेकर जा सकती हूं। अब बताइए आपके पास क्या रास्ता है? अभी भी कंपनी में कुछ गड़बड़ है, अब आपके पास क्या रास्ता है? बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इस बच्ची के लिए। लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, वो बहुत लिमिटेड है। और ब्रॉड बताओ, और सोच के बताइए, और दिमाग चलाइए, दिमाग की बत्ती जलाओ। और मैंने आज सुबह आते ही डिस्कस किया, इसीलिए किया था क्योंकि मुझे जरूरी नहीं है जब मैं सेक्शन 128 पढ़ा रही हूं आपको तो सिर्फ 128 ही पढ़ा रही हूं, हो सकता है अगले पिछले सेक्शंस का कोई लिंकिंग हो। क्या लिंकिंग नहीं होता? आपको भी 101 से लिंक नहीं किया, आपको 136 से लिंक नहीं किया। आप बताइए और कोई तरीका? बहुत बढ़िया, लड़की वाकई में ही बहुत ब्रिलियंट है। इंस्पेक्शन भी तो करा सकते हैं। कौन सा सेक्शन, कहां से स्टार्ट होते हैं? सेक्शन नंबर 206। ताली बजाओ, बहुत जोरदार ताली बजाना, मेरे लिए नहीं अपने साथी के लिए। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, खूबसूरत जवाब दिया और दिन पूरा ही अच्छा हो गया। हम इंस्पेक्शन भी करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? इंस्पेक्शन। पता है ये कोर्स ना बड़ा ही आसान है अगर हम इस कोर्स को एंजॉय करें। क्या बोला मैंने? जब भी हमें किसी चीज में महारत हासिल करनी पड़ती है या किसी फील्ड में हमें बहुत ऊंचाई पे जाना है या हमें बहुत अच्छा करना है, तो पता है हम उसे पढ़ाई की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम उसे एंजॉय की तरह करेंगे कि हमें इसे एंजॉयमेंट करना है। और एंजॉयमेंट आता है एक्सपर्टाइजेशन से, और एक्सपर्टाइजेशन आती है बार बार पढ़ने से, चीजों को कनेक्ट करने से। तो मैम अभी तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे एक्सपर्टाइजेशन। अरे सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, भी पॉजिटिव। अगर आप सोच लो, अगर आज से ही आप सोचो ना कि मुझे पढ़ना है और सही तरीके से पढ़ना है, तो आपको फील ही नहीं होगा। बेवकूफ होते हैं वो लोग जो ये कहते हैं भाई टाइम टेबल होना चाहिए, 8:10 पे चाय पीऊंगा, 9:50 पे कॉफी पीऊंगा, फिर उसके बाद पढ़ूंगा, अब 3 बजे सोने का टाइम है और किसी को नींद ना आए तो नहीं, सो 3 बज गए, सो तू 3 बज गए, सो। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका नहीं है। सही तरीका प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ने का ये है, हर बच्चे का अपना शेड्यूल होता है।
पहले मैं बता दूं, अगर मैं तो कह दूं आपसे, मैंने तो बहुत बार कहा सुबह 4 बजे उठा करो, 4 बजे उठ के पढ़ा करो, कितने बच्चे पढ़ते हैं? पढ़ेंगे अपने हिसाब से ही, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना रूटीन है, हर व्यक्ति के अपने घर का सर्कमस्टांसेस अलग है। किसी के घर 5 बजे ओम जय जगदीश हरे, किसी के यहाँ 5 बजे सब लोग जग जाते हैं, 5 बजे डिस्टर्बेंस हो जाता है, किसी के यहाँ 9 बजे तक भी नहीं कोई जगता। तो हर पर्सन, हर घर अलग है, हर घर का माहौल अलग है। कोई बच्चा पीजी में रहता है, उसका तो डिनर ही रात के 2 बजे होता है, बताओ वो 4 बजे कैसे उठेगा? समझ रहे ना बात को? तो हर बच्चे की स्थिति अलग है, हर व्यक्ति अलग है, और हर व्यक्ति के अंदर फीचर्स अलग हैं, तो सबके लिए एक जैसा टाइम टेबल कभी भी नहीं हो सकता। और इसीलिए हमें अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जब हमें बनाया तो बड़ा दिमाग लगाया। कैसे? एक बात बताओ, हम ऐश्वर्या राय जैसे क्यों नहीं दिखते? ऐश्वर्या राय की शक्ल अलग बनाई, करीना कपूर अलग बनाई, हमारा अलग बनाया, इनका अलग बनाया, इतने हजारों करोड़ लोग बनाए, सबके लिए अलग से वर्कआउट किया ना। भगवान चाहता तो एक ही स्ट्रक्चर सबको दे देता, फिर ढूंढते रीता 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 कौन सी, सब रीता ही रीता है, कितना कंफ्यूजन हो जाता है। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? इसीलिए जब हर व्यक्ति को अलग तरीके से भगवान ने बनाया, तो उसके लिए अच्छी और बुरी चीजें भी अलग बनाई, उसका जीवन भी अलग बनाया। तो इसलिए हमें अपना जीवन किसी से कंपेयर, मैं तो बस एक ही बात बोलती हूँ, पढ़ने का कोई शेड्यूल या कोई नियम नहीं होता, पढ़ने ही चाहिए। बाकी का जो टाइम मिले उसमें सो जाओ, खा लो, पी लो, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो। अगर कमर दर्द कर रही है, ऐसा फील हो रहा है कमर में दर्द हो रहा है, तो थोड़ी देर लेट जाइए। अगर थोड़ी बोरियत हो रही है तो किसी से बात कर लीजिए। अगर थोड़ा और मन बहलाना है तो रील देख लीजिए, परंतु टाइम लिमिट में। यस और नो, यही तो तरीका होता है। अब इसमें शेड्यूल कहां से शेड्यूल आ गया? शेड्यूल का कोई मतलब ही नहीं है मेरे हिसाब से शेड्यूल का, क्योंकि देखो जब हमने पढ़ाई करी तो ऐसा कोई प्रिस्क्राइब शेड्यूल नहीं था। मुझे तो समझ ही नहीं आया, आज कोई शेड्यूल की वीडियो बहुत चलती है भाई, पागल कट रहे हैं बच्चे, बढ़िया वाले कटो कटो। तो इट मीन्स शेड्यूल मीन्स व्हाट? कुछ नहीं, बकवास। तो आजकल जमाना भी तो ऐसी है, तो उस हिसाब से देखो ऐसा होता है कि समय के हिसाब से हमें बढ़ना होता है आगे, ट्रेंड के हिसाब से मुझे भी चलना होता है। आप सोचोगे मैम आपका भी तो शेड्यूल की वीडियो आती है, सब पागल बना रहे तो हम भी पागल बना रहे। जो बच्चे शेड्यूल फॉलो कर सकते करिए, नहीं फॉलो कर सकते नहीं फॉलो करिए। पर मेरा यही आंसर है कि कोई शेड्यूल फॉर्मेट नहीं होता। हो सकता है आज आप अकाउंट्स के सेक्शन पढ़ रहे हो, आपको इतना इंटरेस्ट आ जाए कि 5 घंटे आपने पढ़ लिए, इट मे बी पॉसिबल ना। हो सकता है आप कोई ऐसा डिपॉजिट पढ़ रहे हो, आपको एक सेक्शन समझ नहीं आया, आपने पूरा ही छोड़ दिया, जरूरी थोड़ी ना है। और ऐसा भी जरूरी नहीं होता कि आप अगर एक बुक पढ़ रहे हो और उस बुक के सारे चैप्टर आपको बराबर आते हो, ये भी समझ लीजिए, ऐसा भी जरूरी नहीं होता। कुछ चैप्टर हो सकते हैं आपको बहुत अच्छे आते हो, कुछ चैप्टर हो सकते हैं आपको हल्के आते हो, तो ये भी कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अलग फील्ड है। अब मेरी अगली बात सुनो, बड़े ही प्यार से सुनना और ध्यान से सुनना। हमने यहाँ पे कहा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होंगे, ये ट्रू एंड क्या देंगे बच्चों? फेयर व्यू। ओ भैया सेक्शन 128 तो कब खत्म होगा? आ जा जल्दी से। तो इट मीन सेक्शन नंबर 128 सबसेक्शन 1 में पहली पॉइंट क्या बोली? ट्रू एंड फेयर व्यू। आगे सुनो, स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग ब्रांच एंड ऑल दैट, इफ एनी एक्सप्लेन ट्रांजेक्शन इफेक्टेड बोथ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इट्स ब्रांच ऑफिस, बुक्स शैल बी केप्ट। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीएस ग्रेवाल डबल एंट्री बुक कीपिंग, कुछ याद आई? टीएस ग्रेवाल डबल एंट्री बुक कीपिंग, मोटी सी किताब साथ में लेके घूमते थे, ट्यूशन पढ़ने जाते थे, स्कूल में कभी कभी ले जाते थे। बुक्स शैल बी केप्ट, बुक्स शैल बी ऑन एक्यूरल बेसिस एंड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मेथड भी समझ में आ गया, एक्यूरल बेसिस मेंटेन करना है और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो इस सेक्शन ने ना कहते हुए भी कई सारी बातें बताई। पहली पॉइंट, अब फिर से लास्ट टाइम रिवाइज करा रही हूं। पहला पॉइंट क्या? 128 is applicable to every company irrespective of the fact is a company, is a public, is a private, is a holding, is a subsidiary, is a government, is a dormant, whatever be, सभी के ऊपर सेम प्रोविजन लागू होते हैं। आर यू एग्री? पहला पॉइंट। दूसरा, क्या कंपनी को अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस पर मेंटेन करना है? बुक्स एंड पेपर्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सभी को कहां पर मेंटेन करना है? रजिस्टर। क्या 3 चीजें कवर करी इसने? बुक्स एंड पेपर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी चीजें मेंटेन करनी है। क्या इसका कोई एक्सेप्शन हो सकता है? एक्सेप्शन हो सकता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और? आंसर इज यस। लेकिन कहां पर होना चाहिए? इंडिया में। इसकी जानकारी कितने दिन के अंदर? 7 डेज के अंदर किसको देनी है? ROC। क्या ये सेक्शन नंबर 1 ब्रांच ऑफिस पे भी लगता है?
क्या ब्रांच ऑफिस को भी 128 सबसेक्शन 1 का पालन करना है? क्या उन ब्रांच ऑफिस जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी तो ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यूज करना है, एक्यूरल बेसिस अकाउंट्स बनाने हैं, समरी रिटर्न फाइल करनी है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे जहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं? Now you are able to understand the provision. So section 128 subsection 1 and the provision come to the next. Subsection 2, where a company has a branch office in India or outside India, it shall be deemed to have complied with provision of subsection 1 if proper books of accounts relating to transaction are kept that office and proper क्या भेज दी होगी? Summary periodically returned are sent by branch office to company at its registered office or other place referred in subsection 1. Clear? You all clear? यहां तक समझ में आ गया बच्चों? चलिए जी, अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जरा स्क्रीन पे आपके लाइव में जितने बच्चे भैया सिंसियर हो जाओ रहे हैं, देखिए इधर ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। एबीसी लिमिटेड इट्स branch office in Jodhpur, Udaipur and Bhiwadi. Its maintenance of books of required at all the branch offices. What is required by registered office regarding maintenance of books of accounts of branch office? बताइए क्या क्या आंसर होगा आपका? क्या सभी ब्रांच ऑफिस पे मेंटेन करने हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करने हैं? 3 ब्रांच ऑफिस है उनकी। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? पहले बताइए क्वेश्चन समझ नहीं आया? कंपनी की 3 ब्रांच ऑफिस है तो तीनों ब्रांचेस ऑफिस अपने अपने यहां मेंटेन करेंगे या रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करेंगे? ये देखिए आंसर, एज पर सेक्शन नंबर 128 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एवरी ब्रांच ऑफिस शुड मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रॉपर समरी रिटर्न इज पीरियडिकली आर सेंट बाय ब्रांच ऑफिस टू द कंपनी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। भैया अपनी अपनी ब्रांच ऑफिस पे मेंटेन करेंगे और समरी रिटर्न किसको फाइल करेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस। आगे देखिए क्वेश्चन सुनिए जरा। एबीसी लिमिटेड हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, ABC Limited having its registered office in Delhi and branch office in California. Proper books of accounts relating to transaction at branch office in California are kept that office and proper summary return quarterly basis sent by branch office to the company at its registered office. Clear होगी बात? आगे सुनिए। ABC Company Limited has its branch office in Delhi, registered office in Delhi and branch office in Mumbai. Proper books of accounts relating to transaction branch office और मुंबई are kept at that office, मतलब वही मेंटेन करेंगे और प्रॉपर समरी रिटर्न कहाँ फाइल करेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस। अब आपका एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप करने योग्य हो चुके हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर? ऑल क्लियर? आगे बढ़े बच्चों। अभी तक हमने 2 ही सबसेक्शन पढ़े हैं सेक्शन 128 के, सबसेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन नंबर 2। कम टू द नेक्स्ट सबसेक्शन दैट इज सबसेक्शन नंबर 3। सबसेक्शन नंबर 3 क्या कहता है? सबसेक्शन नंबर 3 में एक बात बोली, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर विच इज मेंटेन्ड बाय कंपनी विद इन इंडिया। अच्छा ये बताइए ऐसे क्यों कह रहा है? ये ताना क्यों मार रहा है? ये ताना क्यों मार रहा है सेक्शन? आप देखते नहीं कोई कोई बात ऐसे बोली जाती है एकदम दिल पे आघात कर देती है, ये ताना मार रहा है सेक्शन। इसने बात क्यों बोली? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स मेंटेन्ड बाय कंपनी विद इन इंडिया। क्या इंडिया के बाहर नहीं जा सकते क्या हम? क्या इंडिया के बाहर नहीं जा सकते? बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहां नहीं रख सकते बाहर? इंडिया के बाहर नहीं रख सकते? नहीं, 128 ने साफ मना किया है, साफ इनकार किया है, नॉट पॉसिबल, नेवर एवर। और इसका लॉजिक यही है क्योंकि शेयर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही कंपनी एक्ट है। अगर आप ये सब बाहर मेंटेन करोगे तो इंस्पेक्शन कैसे होगा? और फिर एक बात और बताओ, क्या फिर जनरल मीटिंग भी रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही होनी चाहिए? बोलो ना, नहीं समझ में आया?
जो कंपनी की एजीएम होती है, एजीएम तो सीएसडब्ल्यूटी में भी पढ़ के आए हो आप, अगर यहाँ नहीं पढ़ी अभी पढ़ोगे तो सीएसडब्ल्यूटी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में भी क्या यही बात रखी होगी कि एजीएम शैल बी कंडक्टेड एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी? नहीं, ज्यादा होते हैं जब, हाँ तो नियर बाय सिटी टाउन विलेज हो सकता है। लेकिन अगर हम सेक्शन 96 की बात करें तो सेक्शन 96 भी यही बात बोलता है कि कंपनी के तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे होना चाहिए या रजिस्टर्ड ऑफिस के नियर बाय होना चाहिए। अब मैं इन दोनों पॉइंट को लिंक करती हूँ, सेक्शन नंबर 196, सॉरी नॉट 196, सेक्शन नंबर 96 एंड सेक्शन नंबर 128। सेक्शन 96 में भी यही बात लिखी है कि कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस जो है, कंपनी की एजीएम जो है रजिस्टर्ड ऑफिस पे होनी चाहिए नियर बाय सिटी टाउन विलेज। और ये जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रजिस्टर्ड ऑफिस पे बनते हैं। तो इसका लॉजिक क्या होता है कि जब कंपनी जनरल मीटिंग कंडक्ट करती है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओपन करने के लिए बाहर रख देती है, तो अगर कोई इंस्पेक्ट करना चाहता है तो आराम से बाहर चेक कर सकता है। क्लियर होगी बात? लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे तो इंस्पेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो देखिए क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स मेंटेन्ड बाय कंपनी विद इन इंडिया शैल बी ओपन फॉर व्हाट? इंस्पेक्शन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी or such other place in India by any directors during business hours. In case of financial information, if any maintained outside India, then copy of such financial information shall be maintained and produced for what? Inspection by any director subject to condition as may be prescribed. अब सुनिए, ध्यान दीजिए। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, यहां पे एक बात और आई है। इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शैल बी मेंटेन एंड प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी डायरेक्टर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो आप एक बात और देखो, यहां पे इंस्पेक्शन बुक्स एंड पेपर्स का भी हो सकता है, लिखा हुआ है साफ साफ। सबसेक्शन 3 देख लीजिए, सबसेक्शन 3 में क्या लिखा है? बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स जो कंपनी ने क्या किए, मेंटेन किए, कहां पे? इंडिया में। उसको ओपन करने पड़ेंगे फॉर व्हाट पर्पस? इंस्पेक्शन, या तो कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस या अदर ऑफिस पे। एंड इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर कहां से कनेक्टेड है, आउटसाइड इंडिया, तो भी वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी पड़ेगी फॉर व्हाट पर्पस? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन बाय एनी डायरेक्टर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। इसका मतलब डायरेक्टर के लिए इंस्पेक्शन आपको करने की परमिशन देनी पड़ेगी, और इंस्पेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का भी हो सकता है और बुक्स एंड पेपर्स का भी। क्लियर हुई बात? आगे सुनो। अब यहां पे कहते हैं प्रोवाइडेड इंस्पेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सब्सिडरी ऑफ द कंपनी शैल बी डन ओनली बाय द पर्सन ऑथराइज इन दिस बिहाफ बाय रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर इंस्पेक्शन अपनी कंपनी का करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इंस्पेक्शन आपको सब्सिडरी का करना है तो इसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहां पे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शैल बी मेंटेन एंड प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी डायरेक्टर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में भी क्या लिखा? प्रेस्क्राइब। इसका मतलब सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस होगा, कितने दिन में आपको इंस्पेक्शन के लिए मिल जाएगा, कितने दिन में आपको ला कर देना है, वो सारी चीजें हैं। अब बच्चों इसमें एक डिसाइडेड केस है, और वो डिसाइडेड केस से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पहले समझते हैं डिसाइडेड केस है क्या। डिसाइडेड केस क्या है? इस डिसाइडेड केस से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या डायरेक्टर के अलावा कोई और इंस्पेक्शन करने आ सकता है बुक्स एंड पेपर्स? इसका मतलब बुक्स एंड पेपर्स इंस्पेक्ट कर रहा है, वाउचर्स इंस्पेक्ट कर रहा है, मिनट्स इंस्पेक्ट कर रहा है, एग्रीमेंट्स इंस्पेक्ट कर रहा है, कंपनी की सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन वो इंस्पेक्ट कर रहा है। आई एम राइट और रॉन्ग? बिकॉज बुक्स एंड पेपर्स अ ब्रॉडर टर्म, इट इटसेल्फ कवर मिनट्स, एग्रीमेंट्स, डीड्स, डॉक्यूमेंट्स, अदर रेलेवेंट पेपर्स एज वेल एज आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो तो आता ही आता है। तो वो छोटी छोटी चीजें, सारी चीजें चेक कर रहा है। तो क्या आपके हिसाब से डायरेक्टर के अलावा डायरेक्टर अगर किसी ऑथराइज पर्सन को भेजे तो क्या उसको अलाउड कर देना चाहिए इंस्पेक्शन के लिए या नहीं करना चाहिए? आप अपने मन की बात बताओ भाई, दिल की बात। मन की बात तो मोदी जी भी करते हैं ना, तो मन की बात बताइए। क्या डायरेक्टर के अलावा किसी और को ऑथराइज कर देना चाहिए? इसके ऊपर लड़ाई हुई होगी, पक्की बात है, क्योंकि डायरेक्टर बड़े तेज बने होंगे, बोल रहे होंगे मैं नहीं जा रहा भाई, मैं तो अपने बिहाफ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेजूंगा, वो चेकिंग करेगा। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? लड़ाई हुई, युद्ध हुआ तो फिर बीच में आए कोर्ट का डिसीजन। तो देखिए कोर्ट का डिसीजन क्या कहता है,
Vakharia, Supreme General Films Exchange Limited states that a person can exercise his right of inspection through his agent only. Through his only मतलब सिर्फ, if मतलब अगर he is मर गया, नहीं जिंदा है, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, मतलब अनेबल है, अनेबल इफेक्टिवली टू टेक क्या, हैज एनी substance in it. Of course, it may be in that proper case, it is open to the party opposing inspection to show that person seeking inspection is guided by not a bad irade, matlab not by improper motives, and if he succeeded in doing so, the court may refuse inspection through an, अगर गलत इरादों से मैलिफाइड इंटेंशन से इंस्पेक्शन करना है तो भगा दिया जाएगा. The principle that apply to the right of inspection of a partner are to be mind equally applicable to the right of inspection conferred on director under section 130 subsection 2 of companies Indian Companies Act. अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ ये यही कहना चाह रहा है कि अगर इंस्पेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जेन्युइन रीजंस हैं, रीजंस डिसाइड करने पड़ेंगे, तभी जाके क्या हो सकता है, अलाउड हो सकता है, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा. क्लियर होगी बात बच्चों? अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप और आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे चलते हैं. जो भी इंस्पेक्शन करने आएंगे, वेयर इंस्पेक्शन इज मेड अंडर सबसेक्शन 3, अगर इंस्पेक्शन हो रहा है कहां पर, अंडर सबसेक्शन 3, द ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी शैल गिव टू पर्सन मेकिंग सच इंस्पेक्शन ऑल असिस्टेंस, क्या बोला मैंने, all assistance in connection with inspection which company may reasonably expected to give. जो भी जब इंस्पेक्शन होगा तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंपनी उसको प्रॉपर तरीके से सारी क्या प्रोवाइड करनी है, असिस्टेंस इन कनेक्शन विद द इंस्पेक्शन, इन कनेक्शन विद द इंस्पेक्शन. सबसेक्शन 5 की भी बात कर लेते हैं. आपका ये काफ़ी इतना छोटा सबसेक्शन नहीं है, सेक्शन काफ़ी बड़ा है. अब यहाँ पे प्रिजर्वेशन की बात करते हैं. बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एवरी कंपनी रिलेटिंग टू पीरियड नॉट लेस देन कितना, 8 फाइनेंशियल ईयर्स. इसका मतलब कम से कम बुक्स ऑफ अकाउंट कितने साल मेंटेन करने हैं, 8 साल. इमीडिएटली प्रिसीडिंग अ फाइनेंशियल ईयर वेयर कंपनी एग्जिस्टेंस लेस देन 8 ईयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल प्रिसीडिंग ईयर. एंड अगर कंपनी के खिलाफ, अगर ये मैं ऐड कर देती हूँ, अगर कंपनी के खिलाफ कोई इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो टाइम इससे ज्यादा भी हो सकता है जब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं. ये आया प्रोविजो वेयर इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड. अगर इन्वेस्टिगेशन का आदेश आया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बी कैप्ट फॉर सच लॉन्गर पीरियड एज इट मे डीम फिट. नीचे बच्चों आपका कॉन्ट्रावेंशन दिया है, ये कॉन्ट्रावेंशन है. आगे और सुनिए, हु आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू मेंटेन द बुक्स. नंबर 1 इज मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, chief financial officer or any other person charged by company with duty of complying the provision of section number 128. Now what are the provisions of section 128? क्या comply करना है 128 के प्रावधान क्या है, क्या क्या प्रोविजन है? पहला प्रोविजन बताओ, बुक्स एंड पेपर बनाने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं. मेथड होगा डबल एंट्री बुक कीपिंग, एक्यूरल बेसिस पर होंगे और रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करने हैं या रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और इंडिया में मेंटेन करने हैं. अगर मेंटेन किए तो 7 दिन के अंदर आरओसी को इन्फॉर्मेशन देनी है. ब्रांच ऑफिस जहां जहां पर है वहां पर मेंटेन करने हैं. समरी रिटर्न रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस जहां अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं वहां भेजनी है. उसी के साथ साथ फिर आगे अगर कोई इंस्पेक्शन करना चाहते तो इंस्पेक्शन अलाउड किया गया डायरेक्टर को. डायरेक्टर खुद नहीं कर सकता तो डायरेक्टर किसी ऑथराइज पर्सन इन अ जेन्युइन रीजंस, गुड इंटेंशन. उसी के साथ साथ फिर इसमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स बोले. रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन कौन होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ या एनी अदर पर्सन एज मे बी ऑथराइज बाय बोर्ड. 128 था ये सेक्शन नंबर 128 जो कि हमने कवर किया है विद डेफिनेशन सेक्शन 212, 213, सेक्शन 2 क्लॉज 40, सेक्शन 2 क्लॉज 41. सेक्शन 128 इज द हार्ट ऑफ
इज द हार्ट ऑफ अकाउंट चैप्टर। ये दिल माना जाता है सेक्शन 128 अकाउंट्स वाले चैप्टर का।